हेलो एवरीवन। सॉरी, पता नहीं क्यों यार क्लास कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, अभी बड़ी मुश्किल से हुई है। तो लेट्स होप कि सब अब ये सही चले। आ जाइए आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया जी, आप बताइए। आ जाइए। एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं हम। एक सेकंड, मैं पीडीएफ अपलोड करूँ। चलो भाई, क्या करें, अब वो बेच रहे बेचारे, उसने भी खाना खाना है यार। वो अपना काम कर रहा है, हम अपना कर रहे हैं। चलो एक मिनट यार। अब नहीं आएगी आवाज। तो अभी हम आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लर्निंग थ्योरीज। आज हम लर्निंग थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, और ये ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। आप लोगों को इसके लिए बार बार इसको रिकॉल करना पड़ेगा। अरे सीबीसीएस भी हो जाएगा। पहले मैंने सोचा लर्निंग थ्योरीज है वो खत्म करता हूं, उसके बाद सीबीसीएस है वो कवर करवा दूंगा। पहले लर्निंग थ्योरीज पढ़ते हैं, उसके बाद सीबीसीएस है वो कवर करेंगे, क्योंकि मैंने अब अपलोड कर दी है पीडीएफ। देखिए, लर्निंग का मतलब होता है जब आपके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज हो जाता है ना। लर्निंग का मतलब क्या होता है, जब आपके बिहेवियर में कोई परमानेंट चेंज आ जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं। जो आपके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आता है, उस परमानेंट चेंज को हम क्या बोल देते हैं, लर्निंग। उसको हम क्या नाम देते हैं, लर्निंग बोल देते हैं। और लर्निंग थ्योरीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, BCC।
BCC। पहला बिहेवियरिज्म, जो सबसे बेसिक लेवल होता है लर्निंग का, फिर आता है कॉग्निटिज्म और फिर आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। सबसे पहले क्या है? बिहेवियरिज्म, फिर आता है कॉग्निटिज्म और फिर आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये तीन अलग अलग लेवल्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। राइट, पहले हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। बिहेवियरिज्म का मतलब क्या होता है? बिहेवियरिज्म का मतलब होता है सिंपली रीइंफोर्समेंट के थ्रू, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू आपके बिहेवियर को चेंज करना। ठीक है जी, आपके सामने एक स्टिमुलस रहेगा, उस स्टिमुलस को देख के आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे और उससे आपके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आपके सामने एक स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाएगा और उस स्टिमुलस के बेसिस पे आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे और उसके बेसिस पे आपके बिहेवियर में कुछ चेंज है वो देखने को मिलेगा। सिंपल होता है, सबसे बेसिक लर्निंग आपकी किसके अंडर आती है? बिहेवियरिज्म के अंडर आती है। सबसे बेसिक लर्निंग किसके अंडर आती है? बिहेवियरिज्म में आती है। देन आता है कॉग्निटिज्म। कॉग्निटिज्म का मतलब होता है प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नो इन्फॉर्मेशन। जब आप इस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर, जब आप उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हो? प्रोसेस करते हो, उसे क्या बोला जाता है? कॉग्निटिज्म बोल दिया जाता है। और कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है जब आप खुद से नॉलेज को क्रिएट करते हो, मतलब जो ऑलरेडी आप लोगों के पास नॉलेज है, पहले की नॉलेज है, उस नॉलेज को बेस बना के आप न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हो। लर्नर डज प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ गिवन स्टिमुलस, मतलब इसमें तो सिर्फ SR का मॉडल यूज होता है। आपके सामने एक स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है और उस स्टिमुलस को आप क्या करते हो? रिस्पॉन्ड करते हो। आपके सामने एक स्टिमुलस है और उस स्टिमुलस को आप क्या करते हो? रिस्पॉन्ड करते हो। यू आर गिविंग यूर रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस। आप उसको क्या कर रहे हो? आप उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। कॉग्निटिज्म का मतलब होता है कि आप इंफॉर्मेशन के साथ खेल रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो। आप नई इंफॉर्मेशन को अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर कैसे सेट करते हो, वो क्या है? वो कॉग्निटिज्म है। और देन आएगा आपके पास कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? किस तरीके से आप नई इंफॉर्मेशन को लेके आते हो और उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हो। हाउ यू क्रिएट द न्यू नॉलेज, आप अपनी नॉलेज को किस तरीके से क्रिएट करते हो, आप इस नॉलेज को किस तरीके से क्रिएट करते हो, वो आपका आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर लर्नर देखा जाए तो लर्नर यहां पर क्या करता है? रिएक्टिव होता है। लर्नर यहां पे क्या करता है? रिएक्ट करता है, क्योंकि उसके सामने एक स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस को देख के वो क्या करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करेगा। कॉग्निटिज्म में प्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव, मतलब एक तरीके से एक्टिव है, पहले से खुद से एक्ट करेगा। जब हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं तो यहां पर बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं, समझ रहे हो ना? जैसे बेसिक डेफिनेशंस, कंसेप्ट्स की बेसिक एक्सप्लेनेशन, जनरलाइजेशन और रिकॉल। जैसे मेमोरी लेवल पे होता है ना, छोटे बच्चों को जो सिखा दिया उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? वो रिस्पॉन्ड करेगा। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? वो उस चीज के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करेगा। मतलब अगर उसको स्टिमुलस मिलेगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, अगर उसको स्टिमुलस नहीं मिल रहा तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सिंपल। अगर उसको स्टिमुलस मिल रहा है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा और अगर वो स्टिमुलस नहीं मिल रहा उसे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। यहां पर कॉग्निटिज्म में क्योंकि माइंड का इस्तेमाल हो रहा है तो यहां पर थोड़ा हाई लेवल की बातें करते हो। इसका पूरा फोकस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे होता है कि आपके दिमाग के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है। कॉग्निटिज्म क्या बोलती है कि आपके दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से प्रोसेस होती है। और कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आप किस तरीके से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हो। आप किस तरीके से अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करके
अपनी क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो। ठीक है जी, तो ये इतना डिफरेंस काफी है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल लाइन में मीनिंग समझाता हूं। बिहेवियरिज्म में लर्नर पैसिव होता है क्योंकि उसके सामने एक स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है और स्टिमुलस को देख के वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। देन आता है कॉग्निटिज्म। कॉग्निटिज्म का मतलब क्या होता है कि वो दिमाग के अंदर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। क्या कर रहा है, दिमाग के अंदर उस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर रहा है। और देन आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें वो किसी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब एक नई इंफॉर्मेशन को निकाल के आएगा। क्रिएट कैसे करता है, हाउ ही क्रिएट द न्यू इंफॉर्मेशन, वो नई इंफॉर्मेशन को क्रिएट कैसे करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बिहेवियरिज्म के बारे में समझते हैं। बिहेवियरिज्म का सिंपल मतलब है कि बिहेवियरिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट नॉलेज इज इंडिपेंडेंट एंड ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द लर्नर, कि जो नॉलेज है वो इंडिपेंडेंट होती है और बच्चों के दिमाग में बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। समझ रहे हो ना, बिहेवियरिज्म में कि बच्चे को हमें खाली स्लेट की तरह मानते हैं कि जो हम उस पर रखना चाहें, वो जो हम लिखना चाहें वो उस पर लिख सकते हैं। जो हम बच्चे के दिमाग में लिखना चाहते हैं, जो हम बच्चे के दिमाग में बिठाना चाहते हैं, वो हम उसको क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसे मेमोरी लेवल पे होता है। इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, पाब्लो के द्वारा दी गई है, जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक सल्वेटिंग डॉग पे। कुत्ते वाली एक एग्जांपल आगे आएगी जिससे आपको बिहेवियरिज्म के अंदर जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है वो समझ आएगा। बिहेवियरिज्म के अंदर किस तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग काम करती है वो आप लोगों को समझ आएगा। पाब्लो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कुछ इस तरीके से उसने कंडीशनिंग की थी, मतलब उसके बिहेवियर को, बिहेवियरिज्म की एप्लीकेशन थी। जब तक बिहेवियरिज्म नहीं हुआ था, जब तक कंडीशनिंग नहीं हुई थी, तो सबसे पहले उन्होंने एक कुत्ते के सामने क्या रखा, फूड रखा और कुत्ते के मुंह से सलाइवा आया। इसका मतलब जो स्टिमुलस है वो भी आपका अनकंडीशनड है और रिस्पॉन्स भी अनकंडीशनड है। ठीक है जी, दोनों ही अनकंडीशनड है, अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। कुत्ते को खाना दिखाओगे तो उसके मुंह में पानी आएगा। देन फिर आपने उसके सामने घंटी बजाई। जो घंटी बजाई उसको किसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया। क्या हो गया? एक न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया। और घंटी को सुन के कुत्ते के मुंह में किसी तरीके से पानी नहीं आया, तो मतलब यहां पर अनकंडीशन था, यहां पर नो कंडीशन रिस्पॉन्स। मतलब अनकंडीशन नेचुरल होता है, नो कंडीशन का मतलब जब न्यूट्रल के साथ उसको रिलेट किया गया। देन आपने क्या किया, आपने बेल भी बजाई और साथ में खाना भी दिखाया, तो कुत्ते ने फिर से मुंह से सलाइवा आया, जो कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, क्योंकि वो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है। ठीक है, जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। और फिर आपने उस खाने को साइड पे कर दिया और फिर सिर्फ आपने घंटी बजाई, तो घंटी बजाते ही उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। इसका मतलब अब जो घंटी है वो भी एक कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया है और ये भी आपका कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, क्योंकि उसे क्या लगता है कि अब घंटी बजाई गई है, घंटी के बाद मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। घंटी के बाद मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो ये एक पाब्लो ने एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले क्या करता है, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले इस साइड पे फूड है और इस साइड पे सल्वेशन। ये अनकंडीशन स्टिमुलस है यूएस और ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। पहली कंडीशन में ये है। दूसरी जगह पर उसको बेल दिखाई गई। बेल क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस, और नो, कुत्ते ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, नो सल्वेशन। तो ये अनकंडीशन नहीं है, ये नॉन कंडीशनड है। एनसी, नॉन कंडीशनड रिस्पॉन्स, एनसीआर, नॉन कंडीशनड रिस्पॉन्स।
कि उसने किसी तरीके से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। और फिर तीसरी बार बेल प्लस फूड, बेल प्लस फूड, ये क्या है? ये कंडीशन रिस्पॉन्स है, कंडीशनिंग कर दी गई है। और उसके अकॉर्डिंग कुत्ते के मुंह से सल्वेशन आया। यहां पर उसकी अभी कंडीशनिंग नहीं हुई है, ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, क्योंकि इस टाइम पे उसके मुंह में जो पानी आ रहा है वो घंटी को देख के नहीं आ रहा, वो फूड को देख के आ रहा है। किसको देख के आ रहा है? फूड को देख के आ रहा है। और चौथे पे बेल दिखाई, तो बेल भी कंडीशनड स्टिमुलस हो गया है, और जो सल्वेशन है वो भी कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है जी, तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है हमारे पास कॉग्निटिज्म। देखिए, कॉग्निटिज्म को जब भी आप रिलेट करोगे, आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के साथ रिलेट करोगे कि बच्चों के दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से प्रोसेस होती है। कॉग्निटिज्म को दिमाग के साथ रिलेट किया जाता है। और जो कॉग्निटिज्म थ्योरी थी, इनकी शुरुआत गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा हुआ था। मतलब उस टाइम पे इस चीज के बारे में बात की गई थी, जिसमें बोला गया था कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करते हो, किस तरीके से उसके तरीके ढूंढते हो। तो स्टूडेंट रीऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन आइदर बाय फाइंडिंग न्यू एक्सप्लेनेशन और अडेप्टिंग न्यू वंस। माइंड के साथ इसको रिलेट किया जाता है। और कॉग्निटिज्म में सबसे फेमस थ्योरी कौन सी हुई है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। किसकी? जॉन पियाजे की। जॉन पियाजे ने एक थ्योरी दी है, कौन सी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इस थ्योरी को भी आगे पढ़ेंगे। तो जब भी आपके सामने बिहेवियरिज्म की बात आती है तो उसमें आपने पावलोव की एग्जांपल याद रखनी है। जब कॉग्निटिज्म की बात आती है तो उसमें आपने जीन पियाजे की बात याद रखनी है, या फिर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की याद रखनी है। और जब बात होती है कंस्ट्रक्टिविज्म की, कंस्ट्रक्टिविज्म में हम चीजों को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट वी डू, हम चीजों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चीजों को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, हम चीजों को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्ट में आपने किसका नाम याद रखना है? ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप इनका कीवर्ड लिखते जाओ। ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम। हम ब्रूनर का जो स्पाइरल करिकुलम है वो क्या करते हैं? वो देखते हैं किसमें? कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है जी, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? बिहेवियरिज्म में आप कंडीशनिंग की बात करते हो, पावलोव की बात करोगे। कॉग्निटिज्म में पियाजे की थ्योरी और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करोगे। और कंस्ट्रक्टिविज्म में आप ब्रूनर स्पाइरल प्रिंसिपल की बात करोगे। ये स्पाइरल प्रिंसिपल है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है कि उसने बोला कि बच्चों को ना सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से डिफरेंट वे से पढ़ाया जाए। समझ रहे हो ना? जैसे समझ रहे हो ना, न्यू कंटेंट है, उसको लगातार हम इतना रिवाइज करवाएं कि बच्चा क्या हो जाए? उस सब्जेक्ट में मास्टर हो जाए। बच्चा क्या हो जाएगा? उस सब्जेक्ट में मास्टर हो जाएगा। तो यहां पर टीचर बेसिक कंसेप्ट से शुरू करता है और फिर धीरे धीरे बेसिक टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। किस तरीके से वो कॉम्प्लेक्स चीजों को सीखेगा। The theory is basis for the way most school curriculum और टेक्स्ट बुक्स आर ऑर्गेनाइज्ड। और हमारे स्कूल्स में जितना भी आपको पता है सिलेबस क्रिएट होता है, सिलेबस बनाया जाता है, वो इस स्पाइरल करिकुलम के बेसिस पे ही बनाया जाता है। स्पाइरल करिकुलम के बेसिस पे, क्योंकि छोटी क्लासेस में बच्चों को छोटी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो आसान होती हैं, फिर जैसे वो बड़े होते हैं उनको बड़ी चीजें पढ़ाई जाती हैं, फिर वो अगली क्लास में आते हैं तो और इस तरीके से उनके जो लेवल्स हैं वो क्या होते रहते हैं? इजी टू मॉडरेट की तरफ बढ़ते रहते हैं। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इस तरीके से स्पाइरल करिकुलम है वो काम करता है। अब हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। देखो, अब यहां पर एक चीज आप पहले ही दिमाग में बिठा लीजिए, मैं आपको सारी थ्योरीज पढ़ा दूंगा, सब थ्योरीज का ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन आपको ये थ्योरीज को बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरीज होती हैं और थ्योरीज में टू द पॉइंट बात होती है। आप लोगों को भी पता है, जब हम थ्योरी की बात करते हैं ना, तो थ्योरी में जो भी लिखा होता है
वो टू द पॉइंट लिखा होता है, उसमें आप अपने एंड से कुछ भी ऐड लेस नहीं कर सकते। तो अगर 4 लाइनें लिखी हुई है ना तो 4 ही याद करनी है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। अगर 4 लाइनें लिखी हुई है ना तो आपको 4 ही याद करनी है, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो 4 आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। वो जो 4 लाइंस हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि वो आपको 4 याद नहीं है, फिर आप पूरी थ्योरीज को कैसे याद रख सकते। तो सबसे पहले हम पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं। तो जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, सबसे पहले तो ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के लिए है। उसने डेवलपमेंट के बारे में बात की और उसने अलग अलग स्टेजेस दी। उसने 4 अलग अलग स्टेजेस दी। उसने बताया कि जो स्टूडेंट हैं वो 4 अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं, मतलब पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं ना वो यही 4 स्टेजेस से गुजरेंगे और उनकी डेवलपमेंट होगी। तो वो 4 स्टेजेस को समझने से पहले आप लोगों को पता है कि हमारे पास यहां पर स्कीमा होता है। स्कीमा का मतलब जो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि जो हमारे दिमाग के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, समझ रहे हो ना, जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक नॉलेज है, जो हमारा दिमाग है। उसके बाद आता है अडेप्टेशन प्रोसेस, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हम किस तरीके से चीजों को असाइमिलेट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, और इनके बीच में कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस मिलता है जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? जिसको हम इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं। और उसके बाद इसने एसपीसीएफ इसने ये 4 अलग अलग स्टेजेस दी थी। एसपीसीएफ उसने बोला कि हमारे पास 4 स्टेजेस हैं, इन 4 स्टेजेस से ही बच्चा गुजरेगा, इन 4 स्टेजेस से ही वो निकल के आगे बढ़ेगा। तो ये जीन पियाजे की एक थ्योरी है। अब आपको सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, आपको मैच द कॉलम में भी पूछा जा सकता है, आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अकोमोडेशन और असाइमिलेशन तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना, ये तो पहले पढ़ा चुका हूं। अकोमोडेशन और असाइमिलेशन क्या होता है पिछली क्लास में बताया था कि अकोमोडेशन का मतलब है जब आप चीजों को चेंज करते हो, और असाइमिलेशन आप उसी तरीके से उस चीज को क्या कर लेते हो? एक्सेप्ट कर लेते हो। अब हमारे पास टोटल ये बस ये पढ़ लेना, ठीक है। बाकी ये 4 स्टेजेस होती हैं। ये वाली सबसे पहली स्टेज होती है 0 से 2 साल की उम्र तक, जिसको आप सेंसरी मोटर बोल देते हो, जहां पर बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है। एक्सपीरियंस थ्रू सेंसेस एंड एक्शन। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस और स्ट्रेंजर एंजाइटी। इस टाइम पे बच्चा क्या करता है? चीजों को टच करके सीखता है। और आपको पता है कि अगर वो किसी उसके पास चला जाए ना, किसी अनजान बंदे के पास चला जाए तो वो रोना शुरू कर देता है, मतलब उसको एंजाइटी होती है, स्ट्रेंजर एंजाइटी। समझ रहे हो ना? अगर वो अपनी माँ के पास है तो वो चुप रहता है, और अगर वो किसी की और की गोद में चला जाए तो वो रोना शुरू कर देता है। तो ये स्टेज कौन सी है? ये आप लोगों की होती है स्ट्रेंजर एंजाइटी। फिर उसके बाद 2 से 6 साल तक नेक्स्ट स्टेज आती है, जिसको आप बोलते हो प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है? यहां पर रिप्रेजेंट थिंग्स विद वर्ड्स एंड इमेजेस। यहां पर चीजों को प्रेजेंट किया जाता है उसके सामने वर्ड्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू। यहां पर बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, और यहां पर उसके अंदर एक ईगो आ जाती है। ईगो समझ रहे हो ना, कि जो चीज मेरी है वो मेरी ही है। आपने देखा होगा बच्चे अपने खिलौने नहीं देते हैं किसी को, है ना? जो उनका खिलौना है वो उन्हीं का खिलौना है, वो किसी को नहीं देखते। वो किसी को खिलौना नहीं देते हैं, जो उनका है बस वो उनका है। ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं वो। तीसरी स्टेज आती है कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल कौन सा होता है? 7 से 11 साल तक। थिंकिंग लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स एंड ग्रास्पिंग कंक्रीट एनालॉजीज। तो यहां पर अब बच्चा लॉजिकली देखना शुरू कर देता है, बट अबाउट किस चीज के बारे में? जो टेंजिबल चीजें आती हैं। कंक्रीट समझ रहे हो ना? कंक्रीट मतलब जो टेंजिबल चीजें हैं। यहां पर वो मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। और देन आता है अडल्टहुड, फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आता है। यहां पर टेंजिबल था, यहां पर इंटेंजिबल आइडियाज के साथ रिलेट करने की कोशिश करता है। वो मैच्योर हो जाता है, वो रीजनिंग लगाता है। कंक्रीट है वो 7 से 11 साल तक। अब्स्ट्रैक्ट है वो 12 के बाद। अब्स्ट्रैक्ट आता है 12 के बाद। क्लियर है?
तो ये थ्योरी इतनी है, ठीक है। इसको यहाँ पे दो अलग अलग देखो, जैसे सेंसरी मोटर है, वर्ड थ्रू डायरेक्ट सेंसरी और मोटर कॉन्टैक्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंट सेंस वो आता है, ये प्री ऑपरेशनल आ जाता है। यहाँ पर बच्चा वर्ड्स और इमेजेस के थ्रू सीखता है। कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या करता है वो, 10 सब्सट्रैक्ट चाइल्ड आल्सो अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, और फॉर्मल ऑपरेशनल जो अडल्ट में आ जाता है वो क्या करता है, वो सारी चीजों को क्या करता है फिर अकॉर्डिंगली चेंज कर देता है ना। तो ये आपकी पियाजे की थ्योरी है। उसके बाद आता है वाइगॉट्स्की की थ्योरी। वाइगॉट्स्की की थ्योरी है वो सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी, एक तरीके से सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है। उसने बोला कि बच्चा स्टेजेस से नहीं सीखता, बच्चा सोसाइटी से सीखता है। बच्चा क्या सीखता है, सोसाइटी से सीखता है। बच्चा किससे सीखता है, सोसाइटी से सीखता है। तो यहां पर उसने ZPD की बात की कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि जब बच्चा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में रहता है तो मतलब उसको टेम्परेरी हेल्प देंगे तो वो क्या करेगा, वो चीजों को कर पाएगा। समझ रहे हो ना, जैसे आई कांट डू विद द हेल्प, एक ऐसी स्टेज जहां पर वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। फिर ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको स्कैफोल्डिंग बोल दिया जाता है, ये ऐसी स्टेज है जहां पर आप बच्चे की हेल्प करोगे तो वो कुछ करेगा। और उसके बाद तीसरी स्टेज ऐसी हो जाती है जहां पर बच्चा विदाउट हेल्प क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जहां पर बच्चों को अगर हेल्प नहीं भी करोगे तो वो क्या करेगा, वो खुद से सीखेगा। तो ये क्या बोलता है कि जो भी हम सीख रहे हैं वो किससे सीख रहे हैं, सब कुछ हम सोसाइटी से सीख रहे हैं। जो कुछ भी सीख रहे हैं वो सोसाइटी से सीख रहे हैं। जो कुछ भी हमें सिखाया जा रहा है वो सोसाइटी के द्वारा ही सिखाया जा रहा है। सोसाइटी के बारे में उसने बोला कि स्कैफोल्डिंग मतलब जो टेम्परेरी हेल्प है, उसमें बोला जाता है कि उसमें एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, समझ रहे हो ना, जिसमें बच्चा टेम्परेरी हेल्प से सीखता है। और MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स, जब वो दूसरों की हेल्प लेके सीखता है। MKO का मीनिंग समझ आया, मोर नॉलेजेबल अदर्स, की जो दूसरे हैं, दूसरे उसको कितना सिखाते हैं, दूसरों की टेम्परेरी हेल्प लेके वो कितना सीख सकता है, ठीक है, उसको बोला जाता है। अब इस थ्योरी को अगर हम पियाजे की थ्योरी के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ये देखो, ये जो स्लाइड है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से आप लोगों को इन थ्योरीज के डिफरेंस से क्या हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब उसको टेम्परेरी हेल्प के थ्रू क्या करता है, बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे वाइगॉट्स्की की थ्योरी है, ये सोशल थ्योरी है। ये कौन सी थ्योरी है, ये सोशल थ्योरी है। बच्चा सोसाइटी से सीखता है। किससे सीखता है, सोसाइटी से सीखता है। और यहां पर बच्चा खुद से सीखता है, स्टेजेस के थ्रू सीखता है। तो ये क्या बोलता है कि लर्निंग है वो सोशल है। हम किससे सीखते हैं, हम सोसाइटी से सीखते हैं। हम किससे सीखते हैं बेटा, हम सोसाइटी से सीखते हैं। हम अपने आसपास से सीखते हैं, जो भी हमारे आसपास है हम उससे सीखते हैं। और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या बोलती है, सॉलिटरी मतलब नॉन साइंटिस्ट। बच्चे को किसी की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद से ही सब कुछ सीख सकता है। क्या करता है, बच्चा खुद से ही सब कुछ सीख सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। यहां पर इनपुट फ्रॉम अदर्स, यहां पर जो वो सीख रहा है ना उसमें लोगों का भी उतना ही रोल है, सोसाइटी का उतना रोल है, जो उससे बड़े हैं उनका भी उतना ही रोल है। और ये क्या बोलता है कि हम अलग अलग स्टेजेस को क्रॉस करते हैं तो सीखते हैं। जैसे पहले ठीक है, SPCF आता है वो इस तरीके से। कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट इज डिफरेंट डिपेंड अपॉन सोशल एंड कॉन्टेक्स्ट। जैसे इसमें क्या बोलता है, वाइगॉट्स्की क्या बोलता है कि जैसे अगर मेरी डेवलपमेंट है, अगर मैं एक पंजाबी कल्चर में पैदा हुआ तो मेरी डेवलपमेंट किसके अकॉर्डिंग होगी, मेरे कल्चर के अकॉर्डिंग होगी। मेरी थिंकिंग, मेरी सोच पंजाबी कल्चर के हिसाब से होगी। आप हरियाणा में पैदा हुए हो, आप दिल्ली में पैदा हुए हो, आप बेंगलोर में पैदा हुए हो, तो आप उस कल्चर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ोगे, है ना। तो ये वो बोलता है। ये क्या बोलता है कि ना जी ना, डेवलपमेंट तो यूनिवर्सल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पंजाब में पैदा हुए या तुम हरियाणा में या तुम बेंगलोर में, तुम्हारी डेवलपमेंट सेम उसी तरीके से होगी। नॉलेज क्या बोलता है, चिल्ड्रन वर्क विद अदर्स, ठीक है, दूसरों के साथ सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और ये क्या बोलता है कि बच्चे खुद से ही अपने एक्सपीरियंस से क्या करते हैं, नॉलेज ग्रहण करते हैं, खुद से ही नॉलेज क्रिएट करते हैं। इसमें उसने कोई स्टेजेस नहीं दी, इसमें उसने प्रॉपर स्टेजेस दी हैं। लिंक लर्निंग प्रेसीड डेवलपमेंट, ये बोलता है कि पहले हम सीखते हैं, LD,
वाइगॉट्स का ही क्या बोलता है, क्योंकि देखो सोशल कॉग्निटिव, इसमें डेवलपमेंट पहले होती है, इसकी थ्योरी से याद रख सकते हो, इसमें डेवलपमेंट पहले, नाम में लिखा हुआ है ना डेवलपमेंट, तो याद रखिए ये क्या बोलता है कि डेवलपमेंट पहले होती है, लर्निंग बाद में आती है। और वाइगॉट्स का इसके बिल्कुल ऑपोजिट बोलता है, वो क्या बोलता है कि लर्निंग पहले आएगी और डेवलपमेंट बाद में आएगी। लर्निंग से आप लैंग्वेज को रिलेट करोगे, ये बोलेगा कि पहले हम लैंग्वेज पहले सीखते हैं, उसके बाद हमारे दिमाग में थॉट आते हैं। ये क्या बोलता है कि पहले हमारे दिमाग में थॉट आते हैं, उसके बाद हम लैंग्वेज सीखते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट इसको याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बता दिया कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, तो उसने डेवलपमेंट को पहले रखा है और लर्निंग को बाद में रखा है। अगर लर्निंग बाद में है तो उसके हिसाब से लैंग्वेज भी बाद में आएगी। यहां पर लर्निंग पहले है तो इसका मतलब लैंग्वेज भी पहले आएगी। ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। स्पीच, वाइगॉट्स का ही क्योंकि सोशल थ्योरी है तो बोलता है कि पहले हम सब लोगों को बताएंगे, उसके बाद हम अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, और पियाजे की थ्योरी में अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। समझ रहे हो ना, पहले सोसाइटी से सीख के अपने तरफ जा रहे हैं, और पियाजे की थ्योरी में अपने से सीख के सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा, वाइगॉट्स का थ्योरी। उसके बाद आता है ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जो ब्लूम्स के डोमेन है ना, जो ब्लूम के डोमेन्स है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले। बेंजामिन ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम है, उसने लर्निंग के 3 डोमेन दिए थे। कौन कौन से? CAP, कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। उसने 3 डोमेन्स दिए थे। उसने बोला था कि लर्निंग अलग अलग डोमेन्स में आती है। तो ये वाइगॉट्स का ही नहीं है, ठीक है, ये गलती से ऊपर लिखा गया, ये ब्लूम्स के डोमेन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या ये यहां से सिर्फ क्वेश्चन ये बनेगा, यहीं से बनेगा। जो भी क्वेश्चन बनेगा ना, वो इस एक ही पेज पे मैंने सारे लिख दिए हैं। कॉग्निटिव क्या होता है, अफेक्टिव क्या होता है, और साइकोमोटर क्या होता है। ठीक है जी, ये 3 चीजें हैं। अब इनको हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि कॉग्निटिव क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, अफेक्टिव क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आता है कॉग्निटिव, जो पेपर में पूछी जाने वाली चीज है, डायरेक्ट मैं वहां पे आता हूं, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से ये चीज है जो आपके पेपर में पूछी जाएगी। कॉग्निटिव का मतलब है जो चीज माइंड के साथ रिलेटेड है, इसका सीक्वेंस ही पूछा जाता है। कॉग्निटिव डोमेन कौन सा डोमेन है? जो सबसे पहला डोमेन है और 1956 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1956 में दिया गया था। मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव का सीधा सा मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बताया था ना। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किसके अंडर आता है? कॉग्निटिव डोमेन में आता है। तो कॉग्निटिव इज रिलेटेड विद द माइंड, कि आपका हेड, माइंड, या इसको हेड भी बोल देते हैं। तो इस डोमेन में उसने 2 सीक्वेंस दिए हैं, आपने दोनों सीक्वेंस को याद रखना है। एक वो सीक्वेंस जो पहले आया था और एक वो सीक्वेंस जो आज का सीक्वेंस है। ये चीज है जो आपके पेपर में पूछी जाती है। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये वो चीज है जो आप लोगों ने याद रखनी है। उसने 1956 में एक डोमेन दिया था और उसको फिर उसने 2001 में क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। मतलब 1956 में जो उसने ब्लूम्स की टेक्सोनोमी दी थी कॉग्निटिव डोमेन की, वो किस में दी थी? वो दी थी नाउन फॉर्म में। और 2001 में उसको उसने क्या बना दिया था? वर्ब, मतलब उसको मॉडिफाई कर दिया गया था। अब आपको दोनों ही पूछी जा सकती, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या आएगा। तो जो नाउन की फॉर्म में थी, नाउन की फॉर्म में थी, वो कैसे याद रखनी है? केसी आज से, ये इसका निमोनिक था। केसी आज से, कैसी आज से, कुछ भी याद रख सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? नॉलेज आता है, फिर कॉम्प्रिहेंशन आता है, फिर उसकी एप्लीकेशन आती है, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, फिर सिंथेसिस होता है, और लास्ट में क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है। तो ये 1956 वाली है। ये सब नाउन है।
समझ रहे हो ना, ये सब नाउन है, ये नाउन है। फिर इनको वर्ब बना दिया गया। नॉलेज क्या बन गई, रिमेंबरिंग बन गई, रू आ ई सी ऐसे करके। यहां पर ये क्या बन गया, रिमेंबर बन गया। यहां पर कॉम्प्रिहेंशन था, अंडरस्टैंड बना दिया। एप्लीकेशन को अप्लाई बना दिया, एनालिसिस को एनालिसिस बना दिया, सिंथेसिस को क्रिएट कर दिया, ऊपर चला गया, और इवेल्युएशन को इवेल्युएट करके यहां पे बोल दिया। तो जो पहले तीन चीजें हैं याद रखिए, जो ये वाली तीन चीजें हैं और ये वाली तीन चीजें हैं, जो नीचे वाली तीन चीजें हैं ये लोअर में आती हैं, लो ऑर्डर में आती हैं, और ये हाई ऑर्डर में आ रही है। समझ रहे हो ना, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, हम नीचे से जा रहे हैं ऊपर की तरफ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो केसीआर से और रूई एसी, जो भी मैंने आप लोगों को बताया। अब ये सीक्वेंस आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा। दे विल आस्क यू द सीक्वेंस। वो आपको क्या करेंगे, सीक्वेंस पूछेंगे कि भाई इसका सीक्वेंस बताओ क्या होगा। क्लियर है जी? ये आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। देखो अब इसमें रिमेंबरिंग का मतलब क्या हुआ, जब आप चीजों को रिकॉल कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, आप चीजों को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो। फिर अंडरस्टैंडिंग, जब आप चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो। देन आता है अप्लाइंग, उस इंफॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन में अप्लाई करते हो। एनालिसिस का मतलब होता है कॉज और इफेक्ट, फिर आप उसके कनेक्शंस बिल्ड करते हो। इवेल्युएशन का मतलब होता है जस्टिफाइंग अ स्टैंडिंग पॉइंट, मतलब आप उसमें से एक पॉइंट है जिसको आप जस्टिफाई करते हो, जिसको आप स्टैंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। और क्रिएट का मतलब होता है जब आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, जब आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। ये आप लोगों को सीक्वेंस पूछा जाएगा, इसको आप लोगों ने याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है, एक बार नहीं आता, हर बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ये वही है, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिए, मेन चीज मैंने आपको बता दी है। पहले नॉलेज होता था, अब रिमेंबरिंग बोला जाता है। पहले कॉम्प्रिहेंशन होता था, अब अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है। पहले एप्लीकेशन होता था, अप्लाइंग होता था। एनालिसिस होता था, उसको एनालाइजिंग बोल दिया। इवेल्युएटिंग को ये ऐसे हो गया था, ठीक है, ऐसे, ठीक है। बस इसमें आप थोड़ा सा साइन लगा लीजिएगा, बाकी सेम है। पहले इवेल्युएशन को आप क्रिएट बोल दिया, और सिंथेसिस को इवेल्युएशन, ये वाला इवेल्युएटिंग, सिंथेसिस को इवेल्युएशन, और इवेल्युएशन को क्या कर दिया था, क्रिएट कर दिया। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो 1956 और 2001 ये दोनों ही आप लोगों ने याद रखनी है। दोनों ही आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ब्लूम ने इसको मॉडिफाई नहीं किया था, किसके द्वारा किया गया था, डेविड क्रॉथलवॉल और लॉरिस एंडरसन, जो ब्लूम के साथ काम करते थे, जो ब्लूम के साथ काम करते थे। तब तो हो सकता है ब्लूम है वो बेचारा निकल लिया हो टाइम के साथ। तो ये अपडेटेड है, जो अभी आज की 2001 वाली है वो ये है। 2001 वाली जो थ्योरी है वो यहां पर आती है, जो इसमें आप लोगों ने याद रखा। तो 1956 और 2001 दोनों को ही आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना। यू हैव टू रिमेंबर बोथ ऑफ देम। ठीक है, चलिए, तो ये समझ आ गया। उसके बाद आता है अफेक्टिव डोमेन। ये 1964 में आया था, वो पहले वाला 1956 में आया था। ये उसके 8 साल बाद इन्होंने एक और डोमेन दिया, और ये डोमेन आपका फीलिंग के साथ रिलेट करता है, मतलब आपके हार्ट के साथ रिलेट करता है। फीलिंग, दिल, एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड, आपकी विलिंगनेस पे ये डिपेंड करता है। किसके साथ रिलेट करता है, ये आपके एटीट्यूड, विलिंगनेस, मोटिवेशन, अफेक्ट, मतलब आप किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्ट करोगे,
आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करने वाले हो, वो आपका अफेक्टिव डोमेन बताएगा। ये 1964 में आया। हाँ, ये तीनों ही डोमेन ब्लूम ने दिए थे। अब ये विलिंगनेस पे डिपेंड करता है, इसको फीलिंग डोमेन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर देखा जाता है कि आप किसी चीज में कैसे पार्ट लेते हो। क्या आपका दिल कर रहा है उस चीज में पार्ट लेने के लिए, और इसका निमोनिक क्या था, आर स्क्वायर वीओसी। आर स्क्वायर वीओसी इसका निमोनिक है जो आप लोगों ने याद रखना है। वो क्या है, वो इस तरीके से होता है कि रिसीविंग से कैरेक्टराइजेशन तक की बात होती है। सबसे पहले रिसीविंग का मतलब क्या हुआ, बीइंग अवेयर ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, फील, सेंस और एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस को लेके क्या करते हो, अवेयर होते हो, है ना, फील करते हो, सेंस करते हो उस चीज को, उसके बारे में अवेयर होते हो। फिर उसको आप क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। एक्सटर्नल स्टिमुलस को आपने क्या कर दिया, रिस्पॉन्ड कर दिया, आपको सेटिस्फेक्शन हुआ, आपको एंजॉयमेंट हुआ, आपको अच्छा लगा। उसके बाद वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब क्या, उस चीज को अब आपकी प्रेफरेंस है, आपने उसको एंजॉय तो किया, क्या अब आप उस चीज को प्रेफर करोगे, क्या आप उसको प्रेफरेंस दोगे या नहीं दोगे। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, कंसेप्चुअलाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वैल्यू, एग्जामिन करना, उसको क्लैरिफाई करना। और लास्ट में आ जाता है कैरेक्टराइजेशन, जहां पर आप उसको जजमेंट देते हो। ये जो ब्रैकेट्स में वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये कीवर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कैरेक्टराइजेशन में क्या करोगे, आप उसको जजमेंट दोगे। कैरेक्टराइजेशन में आप क्या करोगे, उसको जजमेंट दोगे। तो टोटल 5 एलिमेंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, जो कि आप लोगों के इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। रिसीविंग, लर्नर इज विलिंग टू पे अटेंशन एंड लिसन विद रिस्पेक्ट। पहले वो किसी चीज को सुनने के लिए तैयार है, फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, फिर वो क्या करेगा, वैल्यू प्लेस करेगा बिहेवियर आइडिया में। ऑर्गेनाइज का मतलब प्रायोरिटाइज वैल्यू, उन वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करेगा और साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनको रिजॉल्व करेगा। और इंटरनलाइजिंग वैल्यू का मतलब क्या हुआ, या फिर जो कैरेक्टराइजेशन था लास्ट में क्या था, कैरेक्टराइजेशन। इसमें आप इसको कैरेक्टराइजेशन, जहां पर वो जजमेंट देता है, कैरेक्टराइजेशन जहां पर वो क्या करेगा, जजमेंट देगा। लास्ट में वो क्या करता है, वो जजमेंट देता है। willing to listen, willing to participate, willing to involve, willing to advocate और willing to change one's behavior or way of life। तो रिसीविंग में आप सुनने के लिए तैयार हो, रिस्पॉन्डिंग में आप पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो, वैल्यूइंग में आप उसको वैल्यू देना पसंद करते हो, ऑर्गेनाइजिंग में आप उसको प्रेफरेंस, आप उस आइडियाज के एडवोकेट बनना पसंद कर रहे हो, और कैरेक्टराइजेशन में आप क्या करते हो, आप किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो कि किसी के बिहेवियर को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, हाउ वी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ सम, किस तरीके से एंड में बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। अरे ये हर्ट वाला ही है यार। आपकी फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स हर्ट के साथ ही तो रिलेटेड है ना, फीलिंग्स हर्ट के साथ ही तो रिलेटेड है ना, इसी वजह से इसको फीलिंग डोमेन का नाम दिया गया। तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, ये सब आप लोग को बता दिया। उसके बाद आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर, देखो जहां पर मोटर का नाम आ गया ना, मोटर का मतलब हो गया स्किल, ये आपके हैंड से रिलेटेड है। हैंड्स किसके साथ रिलेटेड है, हैंड्स के साथ। स्किल्स के साथ रिलेटेड है, ये किसके साथ रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड विद योर स्किल्स, आपके स्किल सेट के साथ ये रिलेटेड है। किसके साथ रिलेटेड है, स्किल सेट के साथ रिलेटेड है। इस वजह से इसको डूइंग डोमेन का नाम दिया जाता है। दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड डूइंग डोमेन। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, डूइंग डोमेन का नाम दिया जाता है। कौन सा डोमेन, डूइंग डोमेन, जिसमें आप कुछ सीखते हो। और इसका निमोनिक क्या है, आई एम पैन, जिसमें आप प्रैक्टिस के थ्रू कुछ सीखते हो। जिसमें आप प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हो। कैसे सीखते हो, यहां पर ना
अनीता हैरो के द्वारा हमारी जो बॉडी की मूवमेंट्स होती है ना, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिसने बोला था कि सबसे पहले जो हमारे मूवमेंट होते हैं, मतलब ये उसमें नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, रिफ्लेक्स मूवमेंट कौन से होते हैं, जो पॉवर्टी के टाइम पे होते हैं, एज वी गो थ्रू पॉवर्टी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सांस लेना, आंखें खोलना, ठंड लगनी है ना, जैसे पैदा होते हैं बच्चे, वो वाला, वो आपके रिफ्लेक्सिव मूवमेंट का पार्ट बनते हैं। फंडामेंटल मूवमेंट जैसे रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, ठीक है, जो सब करते हैं। परसेप्चुअल एबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि आपकी परसेप्शन कैसे क्रिएट होती है। परसेप्शन कैसे होती है, देखने से, है ना, ऑडियो वीडियो के थ्रू, टेक्टाइल एक्शंस के थ्रू, ये क्या होते हैं, ये आपकी परसेप्चुअल एबिलिटीज बन जाती है, परसेप्चुअल एबिलिटीज बन जाती हैं। देन आता है फिजिकल एबिलिटी। फिजिकल का मतलब आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आपके अंदर कितनी ताकत है, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, वो किसके अंदर आ जाएगा, फिजिकल एबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। स्किल्ड मूवमेंट का मतलब है कि आप कुछ सीख रहे हो। स्किल्ड मूवमेंट का मतलब जैसे आपने कुछ सीखा, आपको डांस करना आता है, आपको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है ना, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, वो स्किल्ड मूवमेंट का पार्ट बन जाएंगे। दे विल बिकम द पार्ट ऑफ स्किल्ड मूवमेंट। स्किल्ड मूवमेंट। और नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहां पर आप अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू नॉन वर्बली क्या करते हो, अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हो। नॉन वर्बली, आप नॉन वर्बल तरीके से अपनी बातों को क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो। तो सबसे पहले क्या हो गए, रिफ्लेक्सिव, फिर फंडामेंटल, फिर परसेप्चुअल, फिर फिजिकल, फिर स्किल्ड, और फिर नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, इशारों से, यस, बाय बॉडी मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। कैसे, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जब आप अपनी बात है उसको किसी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है आईएम पैन। तो उसने 5 अलग अलग डोमेन्स दिए। इंटीमेशन का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन को देख के कॉपी करने की कोशिश करते हो। इमिटेशन का मतलब होता है किसी स्किल्ड पर्सन को कुछ करते हुए देख के आप कॉपी करते हो। मैन्युपुलेशन का मतलब है फिर आप उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करते हो। मैन्युपुलेट का मतलब समझ रहे हो ना, आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हो। प्रिसाइज में फिर वो एक्यूरेसी आपकी आ जाती है, आप फिर उसको करते रहते हो तो थोड़ी एक्यूरेसी आ जाती है। फिर आर्टिकुलेशन का मतलब होता है आप उस एफिशिएंसी लेवल तक पहुंच जाते हो जिसकी जरूरत होती है। और नेचुरलाइजेशन का मतलब फिर ऐसा लेवल आ जाता है जहां पर आप विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, आप किसी चीज के बारे में सोचे बगैर भी उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हो, परफॉर्म करना शुरू कर देते हो, है ना। जैसे इमिटेशन में आप एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यही बता रहा हूं, जैसे आप सबसे पहले किसी बंदे को गाड़ी चलाते देखते हो तो आप सोचते हो कि अच्छा यार गाड़ी ऐसे चलती होगी, है ना। फिर आप गाड़ी में बैठते हो, आप खुद एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हो गियर के साथ, स्टीयरिंग के साथ। फिर आप सीखना शुरू कर देते हो, फिर जितनी एक्यूरेसी चाहिए होती है फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, प्रिसाइज तक एक्यूरेसी आ जाती है। और फिर एक दिन आप कार चलाने में पूरा एक्सपर्ट हो जाते हो, आर्टिकुलेशन के लेवल तक पहुंच जाते हो कि हाँ अब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा या आपको ये बोल दिया जाएगा कि ठीक है भाई अब तुम कार चला सकते हो। और नेचुरलाइजेशन का मतलब फिर वो आपका नेचर का पार्ट, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप गाड़ी में फोन पे भी बात कर रहे हो और आपकी गाड़ी भी सही से चलती रहती है। इंटीमेट नहीं होगा, ये इमिटेट होगा। यहां ना गलती लिखा हुआ है, इंटीमेट नहीं है, ये इमिटेट है, इसमें मिस्टेक है, इमिटेट है। समझ रहे हो ना। जैसे आप खुद सोचो, आप चलो ठीक है, कार तो चलो सबको तो चलो नहीं आती होगी ड्राइविंग, बट कम से कम आपको बाइक, एक्टिवा चलानी तो आती होगी। आपको मालूम है कि जिस दिन आपने पहले दिन एक्टिवा चलाई थी या जिस दिन पहले दिन आपने स्कूटी चलाई थी उस दिन आपको कितना डर लग रहा था। फिर आप धीरे धीरे चलाते रहे और आज आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आज तो आप घुमाए फिरते हो, आप तो एकदम जूम 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 एकदम से उड़ाए फिरते हो, है ना। अब तो हवा में उड़ाए फिरते हो उसे, समझ रहे हो ना। तो ये किसके अंडर आता है, ये आपके अफेक्टिव डोमेन के अंडर आता है। किसके अंडर आता है, ये अफेक्टिव डोमेन का पार्ट बनता है ना। देखिए ड्राइविंग सीखने का सबसे सिंपल रूल होता है,
ड्राइविंग सीखने का सबसे सिंपल रूल होता है ड्राइव स्लोली, सॉरी साइकोमोटर। सबसे सबसे बेस्ट तरीका होता है कुछ भी सीखने का, चाहे आप गाड़ी सीख रहे हो, चाहे आप कार सीख रहे हो, चाहे आप बाइक सीख रहे हो, धीरे चलाओ बस। जितना आराम से चलाओगे, जितना हौले हौले चलाओगे, उतनी जल्दी सीख लोगे। क्योंकि अल्टीमेटली पता है क्या होता है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो ड्राइविंग इज ऑल अबाउट जजमेंट। जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि इट इज ऑल अबाउट जजमेंट, ये बस जजमेंट पे डिपेंड करती है। यस और नो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप बाइक चला रहे हो, सब कुछ जजमेंट। जब तक जजमेंट सही है तब तक सब सही है, अदरवाइज तो अगर आप तेज चलाओगे, देखो तेज चलाओगे तो ऊपर जाने के चांसेस भी ज्यादा होंगे ना। जो जितनी ज्यादा तेज चलाएगा उसके ऊपर जाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो तेज तेज में सीधा इतना ज्यादा तेज चला देता है कि सीधा भगवान के पास ही पहुंच जाता है। भगवान ऐसे हाथ पकड़ लेता है, ले बेटा आजा 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 आजा, और पकड़ के ले जाता है ना। तो आप गाड़ी की स्पीड उतनी ही रखो, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप गाड़ी देखो, स्लो और फास्ट का कोई रूल नहीं है, किस स्पीड पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उस स्पीड पे चलाओ। अगर मुझे लगता है कि मैं 60 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी को, बाइक को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता हूं कि अगर अचानक भी सामने से कुछ आ जाए तो मैं उसको कंट्रोल कर लूंगा, सो दैट्स फाइन। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो 50 पे ही चला सकता हूं, कुछ बोलेंगे कि नहीं सर मैं तो 40 पे ही चला सकता हूं, कोई इशू नहीं है, नो दैट इज नॉट एन इशू। है ना। सो आप स्पीड उतनी रखें जितना आप कंट्रोल कर सकते हो। अब जैसे जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो 10-10 साल से गाड़ियां चला रहे हैं, वो 100-150 मतलब 150 तो नहीं, 100-120 100-120 तक चलाते हैं, वो उसमें भी कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है उतने। सो इस वजह से इमिटेट है बेटा, मैंने अभी तो बताया यार आपको, यहां पे मिस्टेक थी, इमिटेट, इसको सही कर लेना। पिछली स्लाइड पे भी तो मैंने सही किया, इमिटेट, इमिटेशन ही है ये, इमिटेशन। तो ये आते हैं कॉग्निटिव डोमेन, दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। अफेक्टिव डोमेन दिल के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो फोटो में भी 2 दिल हैं, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके है ना, ये वही मिल रहे हैं, ये ऐसे धीरे धीरे आके ऐसे बराबर हो जाएंगे। और ये साइकोमोटर डोमेन ऐसा, जेठालाल का हाथ, ये देखो एक्सपीरियंस। अरे बेटा शेड्यूल क्या यार, तुम मेरी प्रोफाइल में जाके सीखो, देख लो कौन सी क्लास किस टाइम पे। आप मुझसे मत पूछा करो ये सब चीजें, आप प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में जाइए, वहां पे सब कुछ है, एनरोल कर लो कोर्सेज में, आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद आता है गैगन्स कंडीशन ऑफ लर्निंग। अब ये जो बंदा है ना, इसने इतनी सारी चीजें दी हैं, इसने इतनी सारी चीजें दी हैं कि ये पागल कर देगा। मतलब गैगन्स की कंडीशन ऑफ लर्निंग या गैगन्स ने काफी सारी चीजें बताई। तो हमें इसने एक, उसको 1965 में इसकी किताब आई थी जिसका नाम था द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो इसने बोला था कि लर्निंग की कुछ कंडीशंस होती हैं, उन लर्निंग की कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो हम उससे सीखते हैं। तो इसने 5 कंडीशंस दी थी और उनको डोमेन्स के साथ रिलेट किया था। ठीक है जी, रॉबर्ट मिल्स गैगन है ना, इसने बोला कि 5 कंडीशंस होती हैं भाई लर्निंग की, और उन लर्निंग की कंडीशंस को किसके साथ रिलेट किया था इसने, 3 डोमेन्स के साथ रिलेट किया। इसने बोला कि VIC, जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके अंदर VIC आएगा।
VIC, वर्बल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल और कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज। उसके बाद अगर आप A को पहले रखोगे तो एटीट्यूड को रखोगे अफेक्टिव डोमेन में और मोटर स्किल्स को रखोगे साइकोमोटर डोमेन में। तो आप इसको VIC, M और A में याद रख सकते हो, ठीक है। ये कॉग्निटिव डोमेन, ये अफेक्टिव डोमेन और ये साइकोमोटर डोमेन, सॉरी AM। अगर आप डोमेन के हिसाब से याद रखोगे तो ये AM बन जाएगा या फिर MA, दोनों में से किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, नॉट एन इशू। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर VIC, अफेक्टिव डोमेन के अंदर एटीट्यूड और साइकोमोटर डोमेन के अंदर क्या था आपका मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स की बात की गई, किसके बारे में बोला हमने, मोटर स्किल्स के बारे में। अब इसको एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वर्बल इंफॉर्मेशन। वर्बल इंफॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब, ये सीक्वेंस में पूछा जाएगा या फिर मैथ्स का कॉलम में पूछा जाएगा। वर्बल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, प्री एग्जिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजी फॉर प्रोसेसिंग न्यू इंफॉर्मेशन। वर्बल इंफॉर्मेशन का सीधा सा मतलब ये किसके साथ रिलेटेड है, वर्ड्स के साथ रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन के साथ रिलेटेड है कि आपके पास ऑलरेडी कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और नई इंफॉर्मेशन को आप किस तरीके से एक्सेस करने वाले, नई इंफॉर्मेशन को आप किस तरीके से यूज करने वाले हो, नई इंफॉर्मेशन का आप पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देन आता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब हुआ जब आप रूल्स कंसेप्ट्स की बात कर रहे हो। इंटेलेक्चुअल मतलब जब आप रूल्स की बात कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल का मतलब रूल्स की बात कर रहे हो, कंक्रीट और डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स की बात करते हो। देन आता है कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, जब आप टास्क स्पेसिफिक और जनरल चीजों के बारे में बात करते हो, टास्क पे फोकस करते हो। किस पे फोकस करते हो, यू फोकस ऑन द टास्क। आपका मेन फोकस किस पे होता है, टास्क पे होता है। एटीट्यूड आपकी एक इंटरनल स्टेट होती है, समझ रहे हो ना। एटीट्यूड हम बोलते हैं कि बाहर होता है, लेकिन एटीट्यूड तो इंटरनल है ना, जो आपके अंदर चल रहा है वही चीजें आपके बाहर नजर आती हैं, है ना। जो चीजें अंदर चल रही हैं आपके, वही तो आपको बाहर नजर आती है ना। और मोटर स्किल्स का मतलब होता है किसी मूवमेंट की प्रैक्टिस करना, समझ रहे हो ना। देखो अल्टीमेटली पहले की तरह ही चीजें चल रही हैं, जैसे पहले आप लोग पढ़ के आए हो, वही डोमेन्स ही हैं, बस इसको एक अलग तरीके से उसने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। डोमेन्स ही हैं, बस उसने क्या कर दिया, इन डोमेन्स को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। बॉडीली मूवमेंट आपके मोटर स्किल्स में आ जाएंगे। देखिए जब क्लास खत्म हो जाएगी, आज ही सारी थ्योरीज को आपने रिवाइज करना है 3-3, 4-4 बार, क्योंकि थ्योरीज टू द पॉइंट होती हैं। बस आपको थ्योरीज के सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि आपको इस थ्योरीज की इनडेप्थ नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उन थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स पूछे जाएंगे। तो ये वही आ गई इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव, वर्बल, एटीट्यूड और मोटर स्किल्स। और इसने फिर 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग भी दी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैगन की पहले 5 क्या थी, 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ लर्निंग, उसके बाद 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग, कि हम क्लास में किस तरीके से सिखाते हैं। इसमें आपको पनीर के पकौड़े वाली एक कहानी याद रखनी है। अब ये वो सिचुएशन है जहां पर ये अलग टॉपिक है, ठीक है, गैगन्स नहीं दिया हुआ है, 5 कंडीशंस ऑफ लर्निंग थी और ये लेवल्स ऑफ लर्निंग के बारे में बात करता है। तो इसने बोला कि हमारे पास 9 अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्लास में पढ़ाते हैं। जैसे ये देखो, जैसे मैं पहले आपको ये बताता हूं, जैसे जब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अटेंशन गेन करना। सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्लास में जाते हैं, अटेंशन गेन करते हैं। जैसे बच्चा बोलेगा, बच्चों को बोलेगा हेलो एवरीवन जैसे बोला जाता है, तो आप अटेंशन, और ये इस साइड को है, ठीक है, ये इसका जो सिर है ना थोड़ा सा अलग साइड पे लग गया। फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं क्लास में आता, मैं आपको प्रॉपर एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं या आपके साथ बात करता हूं, और उसके बाद बताता हूं कि आज हमने ये पढ़ना है। उसके बाद फिर हम करते हैं कि हाँ ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि हाँ भाई आज हम ये पढ़ेंगे।
और फिर प्रायर इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि कल क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ाई की थी, यस्टरडे वी लर्न हाउ टू, कल हमने क्या पढ़ा था, और फिर आज की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे। आज क्या है, प्रेजेंट, दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। और फिर उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि ये काम इस तरीके से करना है। जब आपको गाइडेंस दे दी, फिर आपको बोला जाएगा कि चलो अब आपकी बारी है, अब आप इसको परफॉर्म करके दिखाओ। क्या है, अब आपकी बारी है, आप इसको क्या करो, परफॉर्म करके दिखाओ। जब आपने उस चीज को परफॉर्म किया तो फिर आपको उससे रिलेटेड क्या दी गई, फीडबैक प्रोवाइड की गई। फीडबैक के बाद आपकी परफॉर्मेंस को असेस किया गया और फिर दोबारा रिटेंशन और ट्रांसफर किया। तो ये टोटल 9 स्टेप्स होते हैं, 9 स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। दिस इज 9 स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेवल्स ऑफ लर्निंग नहीं, इसको बोलो 9 स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। नाइन स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इंस्ट्रक्शन के प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए आप कैसे याद रख सकते हो, इसको याद करने का तरीका क्या है, दोबारा सुनो। सबसे पहले आता है गेन अटेंशन। अटेंशन गेन करना है तो इसके लिए सब वर्ड क्या यूज किया जा रहा है, रिसेप्शन। तो आप किसी की शादी की रिसेप्शन में गए, सबसे पहले आप लोगों ने क्या याद रखना है, आप किसी रिसेप्शन में जाते हो, रिसेप्शन में जाते हो। रिसेप्शन में जाने से पहले जैसे ही आपको रिसेप्शन का कार्ड मिला तो आप क्या एक्सपेक्ट करके चले जाते हो कि वहां पे मुझे खाने में क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेंसी, मतलब मुझे क्या मिलेगा, मुझे पनीर के पकौड़े मिलेंगे। मुझे क्या मिलेगा, मुझे पनीर के पकौड़े मिलेंगे। ये क्या है, ये आपकी एक्सपेक्टेंसी है। लेकिन फिर आप उस चीज को रिट्रीव कर रहे हो। रिट्रीव का मतलब पहले तो आप रिट्रीव करके सोचते हो कि यार पिछली रिसेप्शन में भी तो मुझे पनीर के पकौड़े ही मिले थे, जब इससे पहले वाली शादी में गया था तब भी तो मुझे पनीर के पकौड़े मिले थे। तो आप रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हो। क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू रिट्रीव कि अच्छा यार पहले भी मुझे पनीर के ही पकौड़े मिले थे। उसके बाद तो आप बोलते हो कि कोई बात नहीं, फिर आप पनीर के पकौड़े खाने शुरू कर देते हो। सिलेक्टिव, सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब आप और कुछ नहीं खा रहे हो, आपका पूरा फोकस किस पे है, पनीर के पकौड़ों पे ही है। आप और कुछ नहीं सोच रहे हो, आपसे ये सोच रहे हो कि ठीक है भाई पनीर के पकौड़े खाने और कुछ नहीं करना। लेकिन आप पनीर के पकौड़े डायरेक्ट ही खाए जा रहे थे। तो आपका एक दोस्त आता है, सिमेंटिक इनकोडिंग करके जाता है आपकी। एनकोडिंग का मतलब वो आपको बता रहा है कि यार पनीर के पकौड़े तो ऐसे क्यों खा रहा है, तू चटनी के साथ खा, है ना, तू फालतू में खुद ही खाए जा रहा है बिना चटनी के, तू एक बार चटनी से तो ट्राई करके देख। तो आपने सोचा अच्छा ठीक है, तो आपने उसको क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। आपने बोला अच्छा चटनी के साथ खा के देखूं, तो आपने फिर उसको क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, चटनी के साथ खाना शुरू किया, आपको अच्छा लगा। फिर आप रीइंफोर्समेंट, फिर तो दे पकौड़ा दे चटनी शुरू हो गया। और फिर रिट्रीव, जब आप बहुत सारे पकौड़े खा गए तो फिर आपको याद आया कि यार पिछली शादी में भी मैंने इतने पकौड़े खाए थे और फिर घर जाके मेरा पेट खराब हो गया था। आपके दिल में एक बार ये ख्याल आया, फिर आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, पेट खराब है होने दो, तुझसे क्या फर्क पड़ता, पेट खराब है वो तो घर जाके ठीक हो जाएगा ना, मगर पनीर के पकौड़े थोड़ी ना घर मिलेंगे, ये तो यहीं पे है, तो इसको यहीं पे खत्म करो, जो घर का काम है वो घर पे कर लेंगे। लेकिन अभी खाने का काम है, अभी जो मेन काम है वो किसका है, वो खाने का है। तो बस अभी खाओ, जनरलाइज कर दो, क्योंकि सब खा ही रहे हैं। जब आपने इधर देखा इधर भी पनीर के पकौड़े, इधर देखा इधर भी पनीर के पकौड़े, हर जगह पर पनीर के पकौड़े ही चल रहे हैं, तो आपने सोचा कि ठीक है चलो भाई सब खा रहे हैं तो हम, है ना। जैसे वो बोलते हैं ना कि जब भी मैं किसी शादी में जाता हूं तो लड़के के माँ बाप बोलते हैं बेटा खाना जरूर खा के जाना। बोलो उनको बताए कौन मैं और आया किस काम हूं, कि उनसे कोई पूछे और मैं क्या काम करने के लिए आया हूं, खाना ही तो खाने आया हूं। तो ये
कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये आपके 9 स्टेप्स और कंडीशंस ऑफ लर्निंग हो गया। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारा हो गया। चलो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। 80 के करीब स्लाइड्स हमारी हो गई हैं, थोड़ा सा रह गया ये 15-20 मिनट की थ्योरीज। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो कल शुरू करेंगे। इनको अच्छे से पढ़ो, इनको अच्छे से, हाँ CBCS कल खत्म हो जाएगा, इसको अच्छे से कवर करो। पढ़ा तो 2 घंटे भी दूं, क्योंकि फिर ऐसा है ना कि यार, क्योंकि थ्योरीज है ना तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, बहुत ज्यादा फिर आपको रिवीजन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जितना आपको पढ़ा दिया है उतना आप रिवाइज करके आइएगा, फिर ओवर हो जाएगा उसका कोई फायदा नहीं है। इवनिंग में क्लास है 7-7:30 बजे हायर एजुकेशन की, जिसको नहीं दिख रहा मेरी प्रोफाइल में जाके उस कोर्स को एनरोल कर लो। कोर्स लॉन्च हो चुका है भाई, कोर्स को एनरोल कर लो अगर आपने एनरोल नहीं किया है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, JRF जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देंगे। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।